हम उस व्यवस्था पे बात तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम उस व्यवस्था और उस संरचना पे बात नहीं करते हैं जो एक खास तबके को ताकत देता है। जैसे कभी आपने कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में, बैठकों में इस बात पे कभी उसका जो है वो एक विचार का एक स्वरूप नहीं देखेंगे कि नहीं सामान्य जाति के, जैसे अभी गांधी जी की जयंती थी, आप अगर सामान्यतः अगर आप सोशल मीडिया पे और तमाम और माध्यमों से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कौन तबका जो गोडसे को जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता है। तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम दलित समाज के लोग, तमाम अंबेडकर को मानने वाले लोग गांधी से असहमति रखते थे, राजनीतिक असहमति रखते थे। वो कहते थे कि गांधी इस रूप में यहाँ पे गलत हैं, लेकिन कभी भी वो गोडसे जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। तो जो सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है, जो चिंता का सवाल है, वो दलित पे हिंसा से भी बड़ा चिंता का सवाल है, सामान्य जाति के उन वर्गों की चेतना पे है, उनकी मानसिक विकास पे है कि वो किस तरह से गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा ले रहे हैं, उनके अंदर इस तरह का साहस कैसे पैदा होता है, वो क्या उनकी क्या संरचना है सामाजिक को इस तरह का साहस कर पाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इन तबकों पे विचार किया जाता है। कभी आप कॉन्फ्रेंसों में नहीं देखेंगे कि नहीं हाँ सामान्य जाति के उन वर्गों के सोचने समझने की प्रक्रिया पे चिंतन किया जाए, कभी आप इस तरह का डिस्कोर्स नहीं देखेंगे। जबकि ये बहुत अर्जेंट इस बात की नीड है कि आप इस पे विचार करें। तमाम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इस पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो कि कैसे उस तबके की इस बीमारी को दूर करा जाए। क्योंकि ये वास्तव में अगर, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपको नेशन स्टेट पर, क्योंकि ये तो अभी पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि अभी जो व्यवस्था है समाज संचालन का वो नेशन स्टेट है, वो राज्य व्यवस्था, वो स्टेट है। तो अब इस स्टेट को दोनों पक्षों को मिलके, जैसे एक बार जब मैंने बनारस में इस राज व्यवस्था का बड़ा भाव, अभी कुछ दिन पहले एक हमारे साथी थे महाराष्ट्र के, तो चूंकि वो ऐसे समाज से आते थे जो ये मानता है कि ये तमाम जो जमीनें हैं राजा होने के भाव से वो हमारी हैं, वो राजा होने के भाव से वो मानते कि जमीनें हमारी से तमाम लोग उस पर पल रहे हैं। जबकि स्थिति ऐसी रही, जैसे बनारस का मैं अगर आपको उदाहरण दूं, बनारस के राज व्यवस्था का मैंने एक तरीके से पड़ताल किया कि कैसे उनको राज सत्ता हासिल हुआ। क्योंकि भारत में जमीनों या संसाधनों पे जो कब्जेदारी का सवाल है, ऐसे जब मैंने उसमें पाया कि किस तरह से एक रेवेन्यू कलेक्टर, एक रेवेन्यू का कलेक्शन करने वाला व्यक्ति जो अपने रेवेन्यू का विस्तार और करता है, रेवेन्यू कलेक्शन के क्षेत्र का और विस्तार करता है, और उस विस्तार के बाद अंग्रेजों के यहाँ बाकायदे गुहार करता है कि आप हमें राजा की पदवी दीजिए। फिर उसके बाद वो राजा की पदवी के द्वारा जो मिलने वाला उसको भू क्षेत्र था जिसपे वो लगान वसूलता था, अब वो चूंकि बेहतर तरीके से लगान वसूल रहा है इसलिए उसको और ज्यादा भू क्षेत्र दिया गया कि और आप ज्यादा जो है भू प्रबंधन और भू क्षेत्र से लगान वसूल के आए। तो अब चूंकि वो उसमें भी निपुण हो गया, उसमें भी माहिर हो गया, तो उसने अंग्रेजों से गुहार किया कि हमें महाराजा की पदवी से नवाजें। राजा की बात हो गई, अब महाराजा की भी पदवी से नवाजें। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो तुम अपने दरवाजे पे थोड़ा सा एक आध तोप उपला के रख दो, इतने हाथी रख लो, इतने घोड़े रख लो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस मन स्थिति की रचना कैसे होती है, और हम सब उसको इस तरह से मानते हैं कि जैसे वो हजारों साल की परंपरा है, हजारों साल की व्यवस्था है जिसमें उनको जमीनों पे, इतने बड़े भूभाग पे अधिकार होने का दायित्व प्राप्त है। और उसी भाव से तमाम उन समाजों से जुड़े हुए लोग इस जो है श्रेष्ठता बोध में जीते हैं कि नहीं हम उसके मालिक रहे, हमने तमाम लोगों को जमीनें बांटी है, तमाम लोग हमारे मातहत हैं। तो इस श्रेष्ठता के भाव ने भी सामाजिक न्याय की पूरी व्यापक सोच की, सामाजिक न्याय की दावेदारी को कुंठित किया है और उसको कमजोर किया है। क्योंकि जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पक्ष जो है किसी से कुछ गुहार कर रहा है, जबकि गुहार करने का सवाल ही नहीं है। इस व्यवस्था का, उस व्यवस्था की रचना में आप एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब रहे हैं और उस प्रतिबिंब को दोबारा से हमें पुनर्स्थापित करना है, उस ताकत को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है जिसमें इन तमाम वर्गों को, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे विमुक्त घुमंतु समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, उसकी बराबरी की भागीदारी से सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि हमेशा से ही
जो राज्य व्यवस्था होता है वो जो प्रभुत्वशाली जो आवाज़ होता है, जो प्रभुत्वशाली तबका होता है, उसको स्पेस देता है। और जब हम सब मिलके इस सोच के साथ कि दोनों तबकों को मिलके इस राज्य की संरचना को बदलना है, जब वो खड़ा होता है तब उसके बाद चीज़ें बदल पाती है। क्योंकि मूल समस्या इसी पे आती है ना कि जो चीज़ों के बंटवारे का सवाल है। जैसे हमारे पास एक किताब है तो हम सुनिश्चित कर पाएंगे सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, या फिर जो प्रक्रिया का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल प्रक्रिया का सवाल है और अभ्यास का सवाल है। हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की बात भी करते हैं, लेकिन वो हमारे अभ्यास में ही नहीं होता है कि सामाजिक न्याय को हम बातचीत के बजाय अपने स्वभाव में ला पाएँ, अपनी प्रक्रिया का उसको हिस्सा बना पाएँ। और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। भारत में ये लड़ाई जारी है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जारी है। तमाम लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अगर हम अमेरिका को ही देखें, जो जिसको हम मानते हैं कि आज डेमोक्रेसी में और सत्ता व्यवस्था में सबसे ऊपर है, राज्य की जो उद्विकासी प्रक्रिया है उसमें अमेरिका सबसे ऊंचे पायदान पे है, लेकिन वहां पे भी एक अनवरत प्रक्रिया के साथ सारे नागरिकों को हर तरीके का राजनीतिक अधिकार मिल पाया। नहीं तो वहां भी ये तय था कि नहीं, पहले जो व्हाइट मैन हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्हीं को सारे राजनीतिक अधिकार दिए जाए। फिर उसके बाद जब तमाम लोगों ने आंदोलन किया तो वहाँ के जो अफ्रीकन थे उनको अधिकार मिला। फिर उसके बाद जो है वहाँ के इंडिजिनस लोगों को अधिकार मिला और बहुत बाद में जाके महिलाओं को अधिकार मिला। तो हम सबको ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आज हम शुरू करेंगे आज खत्म हो जाएगी। आज हमारा कोई एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के बाद वो पूरी बात खत्म हो जाएगी। ये हमेशा से, जब तक मानव समाज का ढांचा रहेगा, जब तक जो है प्रशासन के नए नए तरीके आएंगे, हमेशा हमको इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहना पड़ेगा कि हम बेहतर से बेहतर और न्यायपूर्ण समाज को बनाते जाएं। सामाजिक न्याय का सवाल, क्योंकि हम लोग जब राजनीति के शुरुआती दौर में आया गया तो ये बहुत पहली बार जब यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इन शब्दों से वाकिफ़ हुआ गया तो एक पक्षीय की सामाजिक न्याय को हम किस रूप में देखते हैं? क्या सामाजिक न्याय उसी रूप में है कि किसी एक समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हुए हम पूरे इस राज्य की व्यवस्था को उस रूप में ला सकते हैं कि केवल एक पक्ष को न्याय देके सबकी बात उसमें शामिल हो सकती है? जैसे जब भी न्याय की बात आती है तो हम लोग बहुत उसको कतरे कतरे में देखते हैं कि चलो दलित को न्याय, पिछड़े को न्याय, महिला को न्याय, आदिवासी को न्याय, बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं। लेकिन न्याय का सवाल बहुत होलिस्टिक में है, एक प्रॉपर उस तरह का अप्रोच है। जैसे हम लोग पहली बात ये दिमागी तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमने एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया है जो नेशन स्टेट के तौर पे है, और इस नेशन स्टेट से ही हमने तय किया है कि हमारा जो समाज का राजकाज की जो व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक ढांचा है, किस रूप में आगे बढ़े। दलित समाज का आवाज़ थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो हम ये मानते हैं कि चलो दलित की हिस्सेदारी होगी। लेकिन इस देश में तमाम ऐसे घुमंतू समाज के लोग हैं। अभी हम लोग के बीच में आने वाले थे मिरासी समाज के लोग। मिरासी समाज के नाम भी बहुत लोग वाकिफ नहीं होंगे, जिनकी आबादी अभी इसी हॉल में कुछ दिन पहले उन समुदायों का कार्यक्रम हुआ जिसकी आबादी 50 है, 100 है, 200 है। साथ ही साथ हमारे ध्यान में छोटे नंबर्स के अपर जो तबका है समाज का, जिसको हम सामान्य जाति के लोग कहते हैं, उनका ध्यान में जरूर रहता है। लेकिन समाज में वो तबका जिनकी आबादी भी कम है, जो सबसे ज़्यादा हाशिए में है, उनका आवाज़, उनकी बातें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। ताकत में रहे हैं और वो अपना नैतिक आधार मानता है कि चूंकि हम ताकत में रहे हैं इसलिए आज भी हमको ताकत में और व्यवस्था में ऊंचे दर्जे पे रहना पड़ेगा। तो ये इस नैतिक बोध के साथ समाज में असमानता और भेदभाव को बरकरार रखने का नैतिक दायित्व भी मानता है। जैसे कई सारी घटनाओं में हम जब व्याख्या करते हैं, जैसे अभी CGI पे जूता चला